हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत राजपूत आपका स्वागत करता हूं गुरुकुल आनंद एकेडमी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की फिजिक्स की, जिसमें हम आपको पूरी A to Z फिजिक्स को कवर अप कर रहे हैं जो आपके सिलेबस में है। इसी के चलते हमारी 5 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम पहले मात्रक मापन पढ़ चुके हैं, सदिश पढ़ चुके हैं, बल पढ़ चुके हैं, और हमारा जो अगला चैप्टर है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इसका आज सेकेंड भाग है। फर्स्ट भाग हम लोग कल कवर अप कर चुके हैं और आज हम जो है इसके दूसरे भाग की चर्चा करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस आज क्लास में पहली बार जुड़े हुए हैं तो वो पिछले के जितने भी हमारे वीडियो हैं उनको जाके ज़रूर देखें। देखने के लिए नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है, आप वहाँ जाके वो पहली वाली क्लास को ले सकते हैं। ठीक है, कल तक हमने आपको बता दिया था कि कार्य क्या है। कार्य के साथ में हमने कुछ चर्चा ऊर्जा के बारे में कर ली थी और हमने ऊर्जा के प्रकार के बारे में चर्चा करी थी। हमारा जो पेपर है वो है यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर, यानी इसमें जो फिजिक्स का लेवल है वो थोड़ा डीपली आ सकता है, जैसी कि संभावनाएं हैं। तो हम जो है ऐसा पढ़ाएंगे ताकि अगर पेपर ऊपर आता है तो कर ही लेंगे, और अगर डीपली आए तो डीपली भी, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को करने के लिए, जैसे अगर उस एग्ज़ाम का लेवल ये है तो हम उस तैयारी को लगभग ये करेंगे, क्योंकि उससे थोड़ा ज़्यादा हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तभी जाके हम उस पर कवर अप कर पाएंगे। ओके, तो सभी लोग अपने जल्दी से पेन एन और कागज़ या जो कॉपी वॉपी है उसको निकालें, क्योंकि आपको प्रॉपर एक नोट तरह से करना है। ऐसे लेटे लेटे क्लास देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, कायदे से उसको लिखते चलिए, नोट बाय नोट उसको करते जाइए। 2-3 बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर सवाल करवा दो, न्यूमेरिकल करवा दो। परेशान ना होइए, सारे न्यूमेरिकल जिस फार्मूले बेस्ड हैं सब करवा देंगे आप लोग। बस आप लोग डेली से क्लास को लेते रहिए और शेयर करते रहिए क्लास को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। ठीक है, क्योंकि सभी को पता होना चाहिए कि हाँ कि क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और अगर नौकरी चाहिए तो फिर लग जाओ, जल्दी से फटाक से आ जाओ। चलिए, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमने आपको ये बताया था कि कार्य जो है वो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या है? जूल। ये जूल जो है वो MKS पद्धति का है, और MKS पद्धति में जो SI यूनिट जोड़ी गई थी बाद में, उसका ये जूल है। यानी इसी तरह से CGS में भी जूल को हम कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? कार्य का CGS मात्रक, CGS पद्धति में मात्रक, कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्ग है। अर्ग है ना, अर्ग है। तो अगर हम यहाँ से ये भी तो कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है तुमसे कि जूल और अर्ग में संबंध बताओ भैया, क्या होता है जूल और अर्ग में संबंध? तो हमने कहा अरे ये तो बात सही है, तो हमने कहा जूल और अर्ग में संबंध, जूल और अर्ग में संबंध। तो हम यहाँ देखेंगे कि एक जूल जो है वो होता है 10 की घात 7 अर्ग। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, यानी कार्य जो है, कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। जूल MKS सिस्टम का है, तो अर्ग जो है वो CGS सिस्टम का है, और CGS सिस्टम का है तो एक जूल बराबर कितने अर्ग हो जाएंगे? 10 की घात 7 अर्ग हो जाएंगे। वैसे ही बल में भी ऐसा चलता है कि बल में भी MKS पद्धति का जो मात्रक है वो न्यूटन होता है, तो ठीक वैसे ही CGS पद्धति का भी तो उसका मात्रक होगा, तो वो CGS पद्धति में जो मात्रक है उसका होता है डाइन। ठीक है, यानी यहाँ से हम लिख लेंगे क्या? यहाँ पर लिख लेंगे न्यूटन तथा डाइन, है ना, इंग्लिश में बोलते हैं DYNE, डाइन में संबंध। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 डाइन। ओके, एक यहाँ से कवर अप कर लेंगे, एक यहाँ से कवर अप कर लेंगे, यानी जूल
को जूल और अर्ग में संबंध पूछे तो आप यहाँ कर सकते हैं 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग, वैसे ही 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन हो जाएगा। ओके, चलिए इसको छाप लीजिए। ठीक है, तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 10 की घात 7 अर्ग और 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 10 की घात 5 डाइन। यानी जूल और अर्ग में संबंध पूछता है तो आपको ये वाला लिख देना है। देन अगर न्यूटन और डाइन में, ये चूँकि मे भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो यहाँ से बहुत सारी संभावनाएं हैं क्वेश्चन के बनने की। वो पूछ सकता है कि 1 जूल में कितने अर्ग है, ऑप्शन दे देगा 10 की घात प्लस की 7 -7। कन्फ्यूज़ करने के लिए यहाँ -7 भी लगा सकता है, तो ये और ध्यान से रखें। अगर हाँ ऐसा भी पूछ सकता है यहाँ से, अगर हम आपसे कहें कि 1 अर्ग बराबर कितना हो जाएगा, तो फिर 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 10 की पावर -7 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे जूल हो जाएगा। ठीक है, जो बड़ा वाला मात्रक अगर बड़े से छोटे में आते हैं तो प्लस में पावर होती है और अगर छोटे से बड़े में आते हैं तो माइनस में पावर होती है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी कर सकते हैं 1 डाइन बराबर लिख सकते हैं 10 की पावर -5 और न्यूटन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, उनको लिख लेंगे, फटाक से नोट डाउन कर लेंगे। अब आगे चलते हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब हम एक क्लास को प्रॉपरली ले रहे हैं तो हम उसको नोट डाउन करते चलेंगे और नोट बनाते चलेंगे। ठीक है, तो अच्छे से अगर हम नोट बनाएंगे तो आलस भी नहीं आएगा और हमारी क्लास भी परफेक्टली तौर से हम लेते चलेंगे। ओके, ठीक है, अब हम थोड़ी चर्चा करते हैं बल के बारे में। चूँकि हम बल पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि उसमें अगर कहीं क्वेश्चन आ जाता है कि एक आता है संरक्षी बल और एक आता असंरक्षी बल। इंग्लिश में बात करें तो संरक्षी को बोलते हैं कंजर्वेटिव और असंरक्षी को बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये कुछ डीपली प्रकार हैं बल के, तो थोड़ा समझ के चलते हैं। हेडिंग डालेंगे पहला संरक्षी बल, संरक्षी बल। ठीक है, तो संरक्षी बल इंग्लिश में इसको कंजर्वेटिव बल बोलते हैं। है क्या जब हम कोई काम कर रहे हैं, तो जब हम कोई काम करते हैं तो काम करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है, और जब हम बल लगाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ विस्थापन होगा। तो बल और विस्थापन का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। यानी जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके पथ पर निर्भर नहीं करे, है ना, उसके पथ पर निर्भर नहीं करे, केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करे, तो ऐसे कार्य को हम बोलते हैं, या ऐसे कार्य को करने के लिए जो बल लगाया गया है उसे हम बोलेंगे संरक्षी बल। ठीक है, मतलब ऐसा बल जो केवल कार्य के, ऐसा बल जो केवल कार्य के प्रारंभिक व अंतिम मान पर निर्भर करे, उसके पथ पर नहीं। ठीक है, पथ पर नहीं, तब तो उस कार्य के लिए लगाया गया बल संरक्षी बल कहलाता है। संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेंगे। ऐसा बल जो केवल कार्य के प्रारंभिक और अंतिम मान पर ही निर्भर कर रहा है, उसके पथ पर निर्भर नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम तुमसे ये कहें कि हम ए से कहाँ जा रहे हैं, बी पे। हम ए पे हैं और हम कहाँ पर हैं, बी पे हैं। तो हम ए से बी पे देखो ऐसे भी जा सकते हैं, हम ए से बी पे ऐसे भी जा सकते हैं, हम ए से बी पे ऐसे भी जा सकते हैं। हमने अभी आपको 3 रास्ते बताए ए से बी तक जाने के। ठीक है, संरक्षी बल का कहना ये है कि
वो केवल किस पर निर्भर करेगा, ए पर निर्भर करेगा कि भाई आपकी इनिशियली पोजीशन क्या है एंड फाइनल पोजीशन क्या है। आप किस रूट से आए ये उसको इससे मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि चाहे आप ए रास्ते से आए, चाहे आप एक्स रास्ते से आए, चाहे आप वाई रास्ते से आए, चाहे आप जेड रास्ते से आए, उसको इससे कोई भी मतलब नहीं है। उसको मतलब ये है कि आपकी प्रारंभिक स्थिति क्या है और आपकी अंतिम स्थिति क्या है। अगर वो ऐसा अगर कोई बल है तो हम उसको बोल देंगे संरक्षी बल। ठीक है, याद रखने वाली जो बात है वो केवल इतनी सी है जो हम नीचे लिखेंगे, है ना, एग्जाम्पल की। ऐसे कौन कौन से बल हैं जो संरक्षी बल की कैटेगरी में आते हैं, तो उसमें हमारा एक आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्वेश्चन में भी आएगा तो यहाँ से गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल है तो इसी की कैटेगरी में वैद्युत बल, वो भी इसी का है क्योंकि दोनों ही व्युत्क्रमवर्ग के नियम का पालन करेंगे, तो इसमें भी आ जाएगा वैद्युत बल। ठीक है, वैद्युत बल। अब ये वैद्युत बल है तो इसके साथ साथ में और क्या आ जाएगा, चुंबकीय बल भी आ जाएगा, बिल्कुल चुंबकीय बल। ठीक है, इस प्रकार से आदि। ठीक है, और भी अगर कोई संरक्षी बल हैं तो फटाफट से मुझे बताओ, जल्दी कमेंट में करके बताओ कि कौन कौन से और संरक्षी बल हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी फटाक से करेंगे सभी लोग तुरंत। हो गया, चलो अब हेडिंग डालेंगे असंरक्षी बल। ठीक है, दूसरा है पॉइंट असंरक्षी बल। अभी हमने संरक्षी बल के बारे में बताया जो केवल पथ पर निर्भर नहीं करे वो संरक्षी है, और जो पथ पर निर्भर करे, है ना, यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसके पथ पर भी निर्भर करे, अब ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करेगा, वो तो करेगा ही करेगा, और उसके साथ साथ में उसके पथ पर भी निर्भर करता है, तो तब लगाया गया बल क्या कहलाएगा, असंरक्षी बल कहलाएगा। तब लगाया गया बल असंरक्षी बल कहलाएगा। ठीक है, ओके। संरक्षी जो केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करे, पथ पर निर्भर ना करे, संरक्षी है। और जो प्रारंभिक और अंतिम के साथ साथ जो कि बीच के पथ पर भी निर्भर करे, तो वो तुम्हारा कौन सा बल हो जाएगा, असंरक्षी बल हो जाएगा। यानी कि अब फटाक से जल्दी से उदाहरण बताओ मुझे, फटाक से तुरंत, कौन कौन बच्चे जल्दी से बताओ कौन कौन से बल हैं जो असंरक्षी बल हैं। तो इसमें एक हमारा कौन सा आ जाता है, घर्षण बल आ जाता है ना, घर्षण बल आ जाता है। और बताओ जल्दी फटाक से नोट डाउन करके बताओ मुझे, और कौन कौन से ऐसे बल हैं जो असंरक्षी की कैटेगरी में आ जाते हैं, बताओ। खिंचाव बल हो गया, खिंचाव बल हो गया, और कौन सा हो जाएगा, और पेशीय बल हो जाएगा। ठीक है, पेशीय बल हो जाएगा आदि। ये कुछ ऐसे बल हैं जो पृष्ठ पर भी निर्भर करते हैं, क्योंकि सतह पर जब निर्भर करेंगे, कोई भी वस्तु होगी वो चलेगी तो सरफेस पे ही, किया गया काम तो सरफेस पे ही होगा। तो सरफेस कैसा है वो चर्चा करेंगे। घर्षण, खिंचाव बल, पेशीय बल, ये तुम्हारे कैसे बल हैं, असंरक्षी बल हैं। ठीक है, चलिए फटाक से जल्दी से नोट करिएगा। हो गया, चलो आगे चलते हैं। अब आगे, ये तो हो गया आपका संरक्षी बल, असंरक्षी बल, और ये हमने आपको गतिज ऊर्जा के बारे में बताया। हमने आपको जब बल पढ़ाया था तो संवेग के बारे में बताया था। तो जरा अगला एक और टॉपिक लेते हैं कि गतिज ऊर्जा और संवेग में कुछ संबंध है क्या। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, उसकी चर्चा कर लेते हैं अपन। ठीक है,
गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। अच्छा बच्चों ध्यान से देखो, हमने आपको गतिज ऊर्जा पढ़ाई कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है तो उसमें जो विद्यमान ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो हमने कहा K बराबर हमारे पास होता है हाफ mv²। बोलो, K बराबर हाफ mv²। और हम ये भी जानते, चूंकि ये गतिज ऊर्जा है तो हमने लिखा गतिज ऊर्जा, भैया लिख दो यहाँ पे, बहुत सी अच्छी सी बात है, कोई टेंशन लेने की किसी को ज़रूरत नहीं है, अच्छे से बात हो गया। अब जरा जल्दी मुझे से बता दो जल्दी फटाक से सभी लोग कि संवेग है, संवेग मोमेंटम है, तो संवेग P बराबर क्या हो जाता है बच्चा, m/v हो जाता है सर, हो जाता नहीं हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है K बराबर हाफ mv² है, अगर मैं उधर ऊपर m का गुणा कर दूं और नीचे m का गुणा कर दूं तो कोई दिक्कत है मेरे को बताओ? अंश और हर में अगर हम m का गुणा कर दें तो कोई प्रॉब्लम है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्या होगा सर, देखो ध्यान से जरा, 1/2m इसको लिख लें और ये देखो 1m ये है 1m ये है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं हम mv²। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब m और v है अगर, तो m और v की जगह पे बच्चा हम क्या लिख सकते, बताओ जरा मुझे, p लिख सकते नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते सर। तो K बराबर क्या हो जाएगा सर हमारे पास, देखो mv की जगह पे हम लिख लेंगे p² है और नीचे लगा देंगे क्या 2m, यानी गतिज ऊर्जा और संवेग में जो संबंध है वो ये है K बराबर p²/2m। जिन बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है, हालांकि ये टर्म तो हमें पता होनी चाहिए कि गतिज ऊर्जा को हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, संवेग को हम P से प्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान को हम M से प्रदर्शित करते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अगर दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो यार लिख सकते हैं आप कि K4 गतिज ऊर्जा है, K4 क्या है बच्चा, गतिज ऊर्जा है सर। आगे p² मतलब संवेग है ना, संवेग है ये, और संवेग का होल स्क्वायर है, साथ में क्या है हमारे पास, 2 तो एक संख्या है और 2 में गुणे के साथ में क्या है हमारे पास, द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए फटाक से लिख लो, फटाक तुरंत। तो गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध की हमने चर्चा कर ली, ठीक है। चलो अच्छी बात। अब बच्चों एक टॉपिक है, वो अगला एक जो टॉपिक है वो है कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। कौन सा है टॉपिक, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या बोलती है, पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं इसकी डेफिनेशन लिखा दूंगा, फिर रिजल्ट फिर हो जाएगा। देखिए कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी वस्तु पर कार्य किया, ठीक है, तो हम कार्य करेंगे तो उससे एनर्जी जनरेट होगी, या अगर हमारे पास एनर्जी है तो उससे कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा और कार्य एक दूसरे के समतुल्य हैं, समरूप हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप। ओके, तो हम यहाँ देखेंगे कि कार्य और ऊर्जा के लिए, ठीक है, कार्य ऊर्जा के लिए, तो किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होगा, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में अंतर के कैसे होगा, बराबर होगा, है ना। गतिज ऊर्जा में अंतर के कैसे होगा, बराबर, यानी किसी गतिमान वस्तु, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, के बराबर होता है। अब अगर जैसे किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत आती है कि ये सर परिवर्तन क्या होता है,
तो परिवर्तन में ज़्यादा समझने की दिक्कत कुछ नहीं है। जैसे हमने ये आपसे ये कहा कि आप जैसे अगर एक एग्जांपल हम आपको देने की कोशिश करें, जैसे हमने आपसे ये कहा कि आप अभी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और हम थोड़ी और अगर आपको कुछ और चीज़ जल्दी जाना है कहीं पे तो अपनी स्पीड में इजाफा करने की कोशिश करेंगे। तो आपने अपनी स्पीड को बढ़ा के कितना कर लिया, आपने कर लिया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर देखिए पहले आप कितने थे, 5 थे, अब कितने हो गए, 7। तो इसमें अंतर कितना आ गया बताइए मुझे, 2 की कमी है या वृद्धि है? तो आप करेंगे सर ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वृद्धि होगा। और अगर मान लो 2 से अगर कम कर रहे होते, 3 कर रहे होते, तो फिर यहाँ पर क्या आ रही होती, आपके पास कमी आ रही हो रही होती, ठीक है, 2 की। यानी परिवर्तन का मतलब ये है कि इसमें वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। हम केवल ये नहीं बोल सकते कि केवल ही वृद्धि होगी, या ऐसा भी नहीं बोल सकते कि केवल कमी होगी, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। परिवर्तन का मतलब ये है कि वो अपने मान में ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हमने कहा कि किया गया कार्य क्या होता है, W होता है। अच्छे से पता है, अगर छोटा साइज़ दिख रहा है तो थोड़ा बड़ा कर लेते इसको, ठीक है। बाकी किसी को अगर क्लास से संबंध में कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है तो वो कमेंट में लिख देगा। और साथ ही साथ क्लास को शेयर ज़रूर करना है, ठीक है। डेली कंटिन्यूटी से क्लास आपकी आ रही है, अब आपको डेली तैयार करना है उसको, ठीक है। और अगर इस चैनल में नए आए हुए हैं तो हमारे चैनल को क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में लाइक का भी बटन दबा देंगे, थोड़ा बहुत भला हो जाए, है ना, ठीक है। देखो W ये है किया गया कार्य, तो W बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जब होगा तो हम परिवर्तन की जब भी बात करते हैं तो हम लिखेंगे अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, अंतिम गतिज ऊर्जा, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे बच्चा, माइनस का। और साथ में यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, है ना, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। इतना लिखने में आलस आ रहा होगा तो थोड़ा छोटा फॉर्म में लिख दो, W बराबर, क्योंकि गतिज ऊर्जा को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, और चूंकि अंतिम है, अंतिम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फाइनल, तो K बनाओ और नीचे सफिक्स में लिख दो F, KF, इसका मतलब है काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। माइनस लगाओ, K लगाओ और यहाँ लगा दो I, है ना। I का मतलब इनिशियली, प्रारंभिक स्थिति है, यानी W बराबर हो जाएगा हमारे पास KF माइनस KI, ओके। बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि आप 12th में पढ़े हो, इतना तो 12th में पढ़ाई होगा आपने, ये सारी चीज़ें पता होगा आपको, बस एक बार थोड़ा रिवाइज करना है चीज़ों को, बाकी सब धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा, ओके। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या हो जाएगा, इस प्रमेय के अनुसार कोई भी वस्तु पर, गतिमान वस्तु पर अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो उतने ही काम करेगा जितने उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। वो हमारी कार्य ऊर्जा प्रमेय आ जाएगी, ओके। चलिए अब अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो इसके उदाहरण की बात हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे अगर हमने कोई गोली है, किसी गोली को अगर हमने किसी गोली जानते हैं उसका वेग बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हमने किसी गोली को किसी लकड़ी के गुटके में अगर मारते हैं और वो लकड़ी का गुटका स्थिर रखा हुआ है ज़मीन पे, तो हम देखते हैं कि जैसे हमने उस गोली को मारा तो वो लकड़ी का गुटका कुछ पीछे तक गति कर जाता है, ठीक है। कितनी गति कर जाएगा, जितनी वेग से उस गुटके में गोली को लगा है उस वजह से उसमें कुछ क्या हुआ होगा, विस्थापन हुआ होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्थिर वस्तु पर किसी गतिमान वस्तु द्वारा किया गया प्रहार, है ना। एग्जाम्पल क्या है, स्थिर वस्तु पर किसी गतिमान वस्तु द्वारा किया गया प्रहार, ठीक है, इस प्रकार से, ओके। जल्दी फटाक से नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग, है ना। और आगे पढ़ते हैं। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय को हमने अच्छे से समझ लिया। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा जो कि चैप्टर में लिखा हुआ है, कौन सा है, शक्ति है, ठीक है। शक्ति मतलब पावर, मतलब सामर्थ्य, है ना। शक्ति, पावर या सामर्थ्य, हेडिंग डालेंगे शक्ति।
शक्ति। इसी को हम बोलते हैं क्या? सामर्थ्य। सामर्थ्य भी इसी को बोलते हैं, और इंग्लिश में पावर भी हम इसी को बोलते हैं। तो शक्ति कह लेंगे, सामर्थ्य कह लेंगे, या क्या कह लेंगे? पावर कह लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से किसी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही वो काम कितनी देर तक हम कर सकते हैं, वो काम जो काम हम कर रहे हैं किसी एनर्जी के तहत, वो कितनी देर तक हम कर सकते हैं, इसके लिए जो मापन है समय के सापेक्ष, उसको हम बोलते हैं शक्ति। यानी सर इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि किसी कार्य को करने की जो समय की दर है उसको हम क्या बोलेंगे? शक्ति बोलेंगे, है ना। यानी कार्य करने की समय दर को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। हम इसकी एक और डेफिनेशन बना सकते हैं यहाँ पर, क्या? एकांक या किसी बच्चों को अगर ये पसंद नहीं आई कोई दिक्कत नहीं पसंद आए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ये ले लो। एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति ऑब्लिक सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में किए गए कार्य को क्या बोलते भैया? शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब भैया शक्ति को काय से प्रदर्शित करते हैं? शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। P फॉर पावर है ना, इस वजह से शक्ति को P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी शक्ति बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या? शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटे समय। शक्ति बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बटे समय, यानी P बराबर हो जाएगा W/T। P बराबर W/T। ठीक है, मात्रक की बात करें तो कार्य का मात्रक क्या होता है? अभी तुमने पढ़ा था जूल, और इसका मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर मात्रक को निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, अच्छा, कई सारे बच्चों को बीमा निकालने में प्रॉब्लम आती है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक सेशन लेके आएंगे बीमा को लगाने का, बीमा कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, सारा वहाँ से क्लियर हो जाएगा, कतई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बिल्कुल भी। तो अगर मैं इसके बीमा की बात करता हूँ तो बीमा तुम्हारी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी कार्य की बीमा, ठीक है, और बटा समय की बीमा। तो कार्य की बीमा क्या है बच्चा? ML/T-2, और बटे समय की बीमा क्या होती है? T होती है। तो ये T एक और ऊपर पहुंच जाएगा, तो T 2 थी माइनस की, एक माइनस की और मिल गई, तो -2 n-1 -3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी बीमा हमारी हो जाएगी ML/T-3। बोलो भाई, समझ आया कि नहीं आया? यहाँ से भी पूछ सकता है कि शक्ति की बीमा बताओ, तो ML/T-2। मात्रक बोले तो जूल प्रति सेकेंड। एक और है यहाँ से, देखो भाई टॉपिक, क्या यहाँ से ये भी कह सकता है कि शक्ति का SI मात्रक बताओ भाई। SI मात्रक तो हमें वो भी पता है भैया, क्या होता है? वाट, क्योंकि जेम्स वाट ने इसको सर्च किया था, इस वजह से वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। अब समझ आया? जो घर में यूज़ होता है बल्ब, उसमें वाट होता है, 100 वाट होता है, 50 वाट होता है, 10 वाट होता है, 20 वाट होता है, तो वो यही है, पावर, सामर्थ्य है कि वो बल्ब जो है कितनी शक्ति निकाल रहा है। ठीक है, फटाक से इसको नोट करेंगे जल्दी से सभी लोग, जल्दी फटाक से। चलिए, हो गया होगा। ठीक है, ओके।
हो गया होगा। अब हम कार्य के कुछ ऊर्जा के जो शक्ति है इसके कुछ और स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमने ये कहा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध, जूल में संबंध, ठीक है, 1 किलोवाट घंटा और जूल में संबंध। तो 1 किलोवाट और फिर घंटा बराबर क्या हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल हो जाते हैं 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आप इसको निकाल सकते हैं 1 किलोवाट, 1 किलोवाट और फिर यहाँ पर है घंटा। मुझे ये बताओ 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे? आप कहेंगे सर 10⁻3 वाट होंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है। अब मुझे ये बता दो जरा, समय का जो मानक मात्रक है वो कौन है? सेकंड है। और अभी यहाँ पर हमें क्या दे रखा हुआ है? घंटा दे रखा हुआ है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए? तो आप कहोगे सर 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600। यानी इसको थोड़ा ऐसा लिखेंगे तो हम लिखेंगे 3600 गुणे 10⁻3 और ये हो जाएगा हमारा वाट और फिर सेकंड, वाट सेकंड हो जाएगा। और इसको दशमलव यहाँ है, इसको यहाँ लेके आएंगे तो 3 प्लस की पावर बढ़ेगी, यानी 3 पहले से ही है, 3 और आ जाएगी तो कितना हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻3 और 3 कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा वाट और फिर सेकंड। और तुम अच्छे से जानते हो कि वाट और सेकंड जो है किसके बराबर होता है? जूल के बराबर होता है। यानी हमारा यहाँ से आ जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6 जूल 1 किलो वाट और फिर आवर, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर जो है कितने जूल हो जाएगा? 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, चीज़ों को समझना है, कैसे आया है, कैसे करना है। और भी दिक्कत आ रही है तो उसको तुरंत हम शेयर करेंगे, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 गुणे 10⁻6। तो वैसे ही अन्य चीज़ों के लिए देख लेते हैं हम यहाँ पर कि 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट। कितने वाट? 1000। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻3 वाट, ठीक है, एक ही बात है। अगर आ जाए 1 मेगावाट तो 10⁻6 वाट हो जाएगा, ठीक है। 1 मेगावाट मतलब 10⁻6 वाट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर अगर आ जाए, वहीं पर अगर ये आ जाए कि एक अश्व शक्ति, ये और इम्पोर्टेंट है, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति होता है 746 वाट के बराबर, ठीक है। एक अश्व शक्ति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉर्स पावर, मतलब HP। 1 HP इज इक्वल टू 746 और वाट, ठीक है। लिख लेंगे फटाक से। हो गया होगा, ठीक है। चलिए देखो, 1 किलोवाट घंटा हो गया, अश्व शक्ति हो गया, किलोवाट हो गया। वैसे ही एक यूनिट की बात करते हैं तो जो यूनिट है, एक यूनिट जो हमारा बिल में निकलता है, एक यूनिट बराबर होता है किलोवाट घंटा, ठीक है। एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। जो यूनिट को कह ले, यहाँ चूँकि बड़ी बड़ी राशि है उसको मानने के लिए बड़े बड़े स्वरूप आते हैं, इसलिए यूनिट एक इकाई ले ली है, उस यूनिट के द्वारा एक यूनिट बराबर आ जाएगा 1 किलोवाट घंटा। तो यहाँ से अगर हम यूनिटों की संख्या निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर हो जाएगा वाट गुणे घंटा गुणे संख्या, समय गुणे संख्या, दिन यहाँ लिख लो, समय नहीं, दिन, बटे 1000, ठीक है। यानी अगर इस पे रिलेटेड सवाल भी हम करवा देंगे आपको कि यूनिट की संख्या संबंधित अगर आए तो क्या हो जाएगा? वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या बटे 1000। ओके, चलिए। यानी यूनिट बोले या किलोवाट घंटा में बोले, शक्ति जो है वो कितनी होगी हमारी? इक्वल हो जाएगी। ओके,
जल्दी फटाक से लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। हो गया, ठीक है। तो शक्ति हो गया, शक्ति बराबर हो जाएगा कार बटे समय। अगर औसत शक्ति की बात करता है तो भी यही फार्मूला हो जाएगा, औसत शक्ति बराबर कार और उस कार्य को करने में लिया गया समय, ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, औसत शक्ति कहलाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए क्या करेंगे सभी लोग, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं बच्चा। आई होप ये क्लास आपको समझ आई होगी। अगर समझ में आई है तो दोबारा से क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ में लाइक का बटन दबाएंगे। ठीक है, कल हम फिर इसी समय आपके सामने उपस्थित होंगे, नई क्लास लेके, एक अगला टॉपिक लेकर उपस्थित हुए होंगे नई ऊर्जा के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोग अध्ययन करते रहिए, अपनी पढ़ाई पे जोर लगाए रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। ठीक है, जय हिंद।